रांची में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य मंत्री रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी के लिए एडीबी ने दी 2,800 करोड़ रुपए की मंजूरी। एम्स की तर्ज पर रिम्स के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को मिलेगा स्टाइपेंड। कल से शुरू हो रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों पर आज मुख्य सचिव करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ओर से प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ईस्ट टेक का चौथा संस्करण आज से रांची के खेलगांव स्टेडियम में शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले ईस्ट टेक सिंपोजियम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और रक्षा आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रांची में पहली बार ईस्ट टेक सिंपोजियम का आयोजन किया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को चंद घंटों में ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को नी मिला दिया, उनके डीजीएम हमको लिंक डाउन करा दिया। यह है भारत की सेना का पराक्रम। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित ईस्ट टेक सिंपोजियम रक्षा उपकरणों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में तीनों सेना के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, विभिन्न तरह के हथियार, जल थल नभ में यातायात में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का प्रतिरूप प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा सैनिकों के विभिन्न तरह के पोशाक, इम्प्लेमेबल पोशाक, जंगलों में युद्ध के दौरान पहने जाने वाले पोशाक, विभिन्न तकनीकी उपकरण, विशेष प्रकार के ड्रोन समेत रक्षा संबंधी उपकरण भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। राजभवन में बिरसा मंडप में कल विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। राजभवन में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारतीय सेना केवल हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि हमारे सपनों और भविष्य की भी रक्षा करती है। तो मुझे बहुत गौरव अनुभव होता है कि वास्तव में देश की रखवाली के लिए इन लोगों ने जो कुर्बानी की है वो किसी भी शब्दों में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते और उसके हिसाब से हम सोचते हैं। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि बच्चे ही विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। They're all ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो मेहनत प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जो कर रहा है, ये आने वाला भारत है, कल का आने वाला झारखंड है। मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यदि कोई भारत की असली विविधता और संस्कृतियों को समझना चाहता है तो सेना से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेना केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में भी काम करती है। क्योंकि फौज एक ऐसी संस्था में आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। मैं कोई भी काम अगर मैंने यूनिट अच्छी की तो मैं नहीं करता हूँ एज ए कमांडिंग ऑफिसर। मेरे साथ जो 800 जवान हैं वो मिल करके काम कर रहे हैं। तो नेचुरली है, आर्म फोर्सेस की ऐसी संस्था है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हो, इंडिविजुअली काम नहीं करते, तो वहाँ जो EQ कोशेंट आपका हमेशा अच्छा रहता है और आप अच्छा काम करते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर रात 1 से 1:30 बजे का समय ही क्यों चुना गया। रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने, 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फ़ोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। जनरल चौहान ने युवाओं से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। आप लोग रहेंगे और आपके उपभोक्ता भी आप ही लोग रहेंगे, तो आप लोग ने मेहनत करनी है ये भारत को विकसित बनाने के लिए। और एट बेस्ट हम अपने टाइम में क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा दिशा बता सकते हैं, बट किसी भी चीज़ को पाने के लिए दिशा और गति, डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों ज़रूरी है। तो ये दोनों आपको रखनी चाहिए, अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। संवाद कार्यक्रम के दौरान दर्जनों स्कूलों से पहुंचे बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की, जिसकी राज्यपाल, रक्षा राज्य मंत्री और सीडीएस ने जमकर सराहना की। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और सौगात मिली है। राजधानी रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा। रिनपास के समीप विकसित होने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 2,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी है। इस सिलसिले में उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कल राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड की व्यंजनों की लोकप्रियता बढ़ाने में सोशल मीडिया का सहयोग ले। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की सफलता की जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करानी है। रिम्स की स्थायी वित्त और लेखा समिति की कल हुई बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सहायक प्राध्यापक और वरीय रेजिडेंट के 9 नए पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ब्लड मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन वैन के लिए उपलब्ध बजट का उपयोग कर वाहन खरीदने की अनुमति भी दी गई। बैठक में समिति ने एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के स्टाइपेंड में वृद्धि का प्रस्ताव भी पारित किया। बोकारो के पीवीआर में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं का प्रीमियर हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में लोग इस लघु फिल्म को देखने पहुंचे और इसकी जमकर सराहना की। चलो जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की एक बाल्यकालीन घटना से प्रेरित है। बोकारो में यह फिल्म देखने भाजपा नेता अमर कुमार बावरी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा भी देता है। बाल नरेंद्र में, बाल मोदी जी के मन में यह देश के लिए और समाज के लिए जीने की जो प्रेरणा आई है, और मुझे लगता है समाज के लिए सभी को अपना जीवन निश्चित रूप से समर्पित करना ही चाहिए। और आज यदि मोदी जी इतने बड़े व्यक्तित्व बने हैं तो सेवा, समर्पण और अपने निष्ठा के बल पर। मौके पर पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि यह फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए ताकि जीवन जीने का उन्हें मकसद मिल सके। स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक से उनको प्रेरणा मिला, उनसे जो एक लाइन मिला कि दूसरे के लिए जीना, और उन्होंने इसको अपना एक जीवन का आधार मान करके और ताजीवन उस समय से लेकर के आज भी तक दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए मरना है, यही इस फिल्म का थीम है।
भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ता और आम लोग भी इस फिल्म को देखने पहुंचे। सभी ने कहा कि यह फिल्म प्रधानमंत्री के जीवन के अनछुए पहलुओं का भी दर्शन कराता है। स्वयं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये एक अवसर मिला है इस पिक्चर के माध्यम से पूरी देश की और आप समझिए कि विश्व की जनता को नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानने का। देश के नहीं पूरे विश्व में अपना पहचान बनाए हैं और उनका जीवनी देखने का हम लोग का बहुत ही मतलब एक सौभाग्य हुआ कि आज उनके जीवनी और एक शुरुआती समय में किस तरह से उसमें देश प्रेरणा थी, वो लोक सेवा के लिए आम लोगों के लिए किस तरह से एक बचपन से सोचते थे, किस तरह से उनके परिवारों का पालन पोषण था, उनका संस्कार था, वो आज इस फिल्म के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला है। पारिवारिक मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चलो जीते हैं दर्शकों के दिलों में आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं को जमशेदपुर के मराज में भी दिखाया गया। इस फिल्म को लोगों ने भरपूर सराहा और बताया कि फिल्म ने उनके दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। जमशेदपुर के मिराज में फिल्म चलो जीते हैं देखने काफी संख्या में दर्शक पहुंचे। फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने बताया कि यह फिल्म उन्हें भी प्रेरणा देता है। फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की एक बाल्यकालीन घटना दिखाई गई है। यही प्रेरणा मिल रहा है कि हम लोग को हमेशा एक दूसरे का मदद करना चाहिए और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा लगा। फिल्म का एक छोटा सा एपिसोड दिखाया गया है और ये और भी आएगा, ये पहला है। इसके बाद जैसे जैसे आएगा सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग दिखाएंगे। कुछ दर्शकों ने बताया कि यह फिल्म निस्वार्थ सेवा और दूसरे के लिए जीने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि फिल्म काफी अच्छी है, हर इंसान को उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। इसे देखने से आदमी को सीख मिलता है कि आगे आदमी को किसी भी आदमी को कैसा परोपकार करने से कितना अच्छा फल मिलता है। आज हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के इस जीवन की जो जीवन काल में उनके बने हुए वृक्षित को देख के आंखें भर आई। इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन को दिखाया गया है, कैसे स्वामी विवेकानंद के दर्शन ने उन्हें बाल्यकाल में ही प्रभावित किया था। इसे फिल्म में दर्शाने का प्रयास किया गया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा महोत्सव के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समाज को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कल से शुरू हो रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में कल झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने उच्च स्तरीय बैठक कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। पीएम के जीवन पर बनी लघु फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन रांची में भी हुआ। भाजपा नेताओं के साथ आम लोगों से भी पीवीआर खचाखच भरा दिखा। फिल्म चलो जीते हैं को लेकर रांची में भी खूब क्रेज दिखा। पीवीआर में भाजपा नेता कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और विधायक सीपी सिंह कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे। हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से जुड़ी इस फिल्म को हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वास्तविक जीवन जो जिया है, उस चीज़ को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महसूस किया है और जिस प्रकार से गरीबी से जूझा है, गरीबी को नज़दीक से देखा है और जो महसूस किया है, उन सारी विषयों को आज देश की जनता के सामने काम करके उसको प्रस्तुत करने का काम किया है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर कैसा बाल जीवन बीता है उसके ऊपर एक छोटी मूवी बनाने का काम किया है
उसको लेकर के संपूर्ण देश भर में सभी पिक्चर हॉल में लगाने का काम किया है, जिससे कैसे हम जीते हैं औरों के लिए, इस टाइटल को लेकर के ये पिक्चर। इस दौरान काफी संख्या में रांचीवासी भी फिल्म देखने पहुंचे। हर किसी ने कहा कि फिल्म दिल को छू जाने वाली है। अविस्मरणीय पल था, मुझे तो ऐसा लगा कि और अब शुरू हो रहा है, लेकिन पता चला कि अंत हो गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और लंबी मूवी बनना चाहिए था उनके जीवन पे। ये दर्शाता है कि उनकी जो मंशा है वो जन्म से ही लोगों के भलाई के लिए थी, और वो आज प्रतीत होता है कि वो कितनी कमी में रह के भी उन्होंने बचपन से ही ये गुण पा लिया और उन्होंने किया। इसके लिए बहुत ही मतलब ये दिल को छूने वाली फिल्म थी। यह फिल्म युवा नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से गहराई से प्रभावित होकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है और अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का भी प्रयास करता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। सामाजिक कल्याण की मुहिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण सदैव समावेशिता और सामाजिक कल्याण पर आधारित रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में यही प्रण और प्रतिबद्धता नजर आती रही है। जन कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव जन जन तक पहुंचाया गया और विभिन्न समुदायों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में बड़े फैसले हुए। 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुसलमान महिलाओं की पुकार पहली बार किसी सरकार ने सुनी और एक मजबूत कानून बना, ऐसा कानून जिसने मुस्लिम महिलाओं को इससे निजात दिलाई। मुसलमान औरत की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। आज मुसलमान औरत उस डर से बाहर है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि अगर उसका हस्बैंड तलाक दे रहा है तो वो जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकती है। पहले हम सुनते थे वीकली 2-3 केसेस आते थे कि तलाक देके घर से निकाल दिया है, लेकिन जब से बिल पास हुआ है तो उसमें ये होता है कि जब तक मामला थाने जाता है और जब अरेस्ट का टाइम आता है तो मामला वहीं निपट जाता है। अपने ही समाज के भीतर लगातार उत्पीड़न और भेदभाव झेल रहे एक और वर्ग के हक अधिकारों की आवाज भी पहली बार सुनी गई। पसमानदा मुसलमानों के हितों की आवाज खुद पीएम मोदी ने उनके सरोकार मजबूती से देश के सामने रखे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास और सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम वक्फ संशोधन कानून रहा। वक्फ संपत्तियों के खुर्द-बुर्द रोकने और उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। सिख समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों में करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसा ऐतिहासिक कदम शामिल है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाकर मत्था टेकने की कितने ही भारतीय श्रद्धालुओं की मन्नत आखिरकार पूरी हुई। दरअसल पीएम श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र विचारों को देश की समृद्धि का मार्गदर्शक बताते रहे हैं। इतना ही नहीं, साहिबजादों की शहादत की याद में पीएम ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर दिया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है, भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इंसाफ की आस लगाए बैठे 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए मोदी सरकार ने उम्मीद का नया उजाला किया। विशेष जांच टीम का गठन कर मामलों को फिर से खोला गया। साथ ही दंगा पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी गई। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भारत का परिचय बुद्ध के देश के तौर पर कराते हैं। बौद्ध परंपरा के सम्मान के लिए पीएम के नेतृत्व में कई बड़े प्रयास हुए। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भारत वापसी ऐसा ही अविस्मरणीय अवसर रहा। बौद्ध विरासत के संरक्षण के प्रयासों में पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना कम अहम फैसला नहीं है। प्रयासों के इसी सिलसिले की एक और कड़ी है बौद्ध पर्यटन सर्किट। प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उन्हें जोड़ने की यह शानदार पहल है। शांति, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए पीएम जैन शिक्षाओं को अपनाने पर बल देते रहे हैं। समृद्ध जैन परंपराओं से जुड़े प्रयासों के ही तहत पीएम मोदी की सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया।
जैन दर्शन और मूल्यों को संजोने में ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाना भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना भी पीएम के इसी विजन को दिखाती है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण स्पष्ट है, देश के सभी समुदायों और वर्गों का हित सुनिश्चित किया जाए। देश की महान विविधता और उसमें एकता की भावना को पीएम देश की ताकत मानते हैं। यही नजरिया उनकी नीतियों में भी खूब झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। बैठक में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक आलोक चौरसिया समेत कई विधायक और वरीय अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। पलामू में हुई दिशा की बैठक के बाद सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि बैठक में जिले में चल रही विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। वहीं कई योजनाओं की स्वीकृति को लेकर भी सहमति बनी। उन्होंने कहा कि बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई। कुछ योजनाएं जो हैं अति महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में ये जानकारी है कि इसका इन योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है, उस पर विशेष रूप से विस्तृत चर्चा की गई। वहीं मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि खनन के ओवरलोडिंग से जो सड़कें खराब रही है, बैठक में इसे लेकर डीएमओ और अन्य अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ये डायरेक्शन दिया गया है डीटीओ डीएमओ को कि आप चेक करिए, अगर ओवरलोडिंग हो रहा हो तो जरूर कार्रवाई करिए। फिर यूरिया खाद की भी चर्चा हुई कि उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, दुगने तिगुने दाम पर किसानों को खरीदना पड़ रहा है। वहीं डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर चौनपुर सड़क के मरम्मती का आदेश दिया गया है। कार्य अपना कार्य नहीं करते हैं। इन सभी भिन्न मुद्दाओं को लेते हुए हम लोगों ने भी अपने क्षेत्र का मुद्दा जो जटिल मुद्दा है उसको हम लोग रखने के काम किया। सांसद जी ने, हमने, मंत्री जी ने, सभी ने इस चीज को अधिकारियों को 1 से 2 दिन के अंदर में चैनपुर साकू रोड के विशेष मरम्मती कराकर, क्योंकि पूजा में किसी को बाधा न हो, उसको हम लोगों ने करने के काम किया है। उसमें कल परसों दिन से इसमें कार्य भी लग जाएगा। बैठक में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक आलोक चौरसिया के अलावा विधायक कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, विधायक संजय सिंह यादव, विधायक नरेश सिंह समेत जिले के सभी वरीय अधिकारी शामिल हुए। पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। गिरिडीह में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघरों को बड़ा सहारा दिया है, लेकिन इन दिनों भारी बारिश और एनजीटी द्वारा बालू खनन पर रोक के कारण इस योजना की रफ्तार जिले में सुस्त हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी लाई है। लाभुक पूजा देवी और सरस्वती देवी ने बताया कि पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, लेकिन अब आवास मिलने से परेशानी दूर हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों ने सरकार के प्रति आभार जताया है। मेरा पहले मिट्टी का घर था, बहुत दिक्कत से रहते थे, वो घर टूटा फूटा था, कॉलोनी दिया सरकार तो हम बनाए नया मकान। मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अब हम लोग बहुत अच्छा से रहे। घर था मिट्टी का, तो बरसात का दिन में हम लोग पूरा बाल बच्चे से हम लोग घबरा गए थे, उनके घर गिरने वाला था भी, तो हम मेरा सरद तरफ से गए वहाँ नगर पालिका, तो वहाँ कॉलोनी से हमको पास करवा दिए, घर पक्का का है, तो अभी हम लोग बाल बच्चे सब अच्छा से रहें। मोदी जी का धन्यवाद। मोहन यादव और रूपलाल दास ने भी आवास मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। लाभुकों का कहना है कि उन्हें न केवल छत मिली है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास से उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन भी मिला है। मेरा घर कॉलोनी दिया है, मेरा मिट्टी घर में रहते थे पहले, सरकार हमको कॉलोनी दिया है, हम लोग अपना घर से मिला के बनाए हैं अच्छी तरह से, और हम लोग का सरकार को धन्यवाद। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि अब तक 10,700 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 6,000 से अधिक लोगों को शहरी क्षेत्र में गृह प्रवेश कराया गया है। शेष सभी लंबित आवासों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 4,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य है। 10,791 लाभुक को
में 6,500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है और शेष लाभुक को इसका लाभ उसके मकान बनते ही प्राप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभुकों के जीवन में व्यापक और सुखद परिवर्तन आ रहा है। वहीं जिले में योजना की धीमी गति से कई जरूरतमंद परेशान भी हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा सीबीसी के प्रादेशिक कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग को लेकर तकनीकी जानकारी देने के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दिया। कार्यशाला के दौरान पोषण माह, स्वच्छ भारत अभियान पर भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। कार्यशाला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के झारखंड में स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया गया। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि इस दौरान कहीं कहीं 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। सितंबर साल 2000 ये वो दिन था जब भारत की पहली महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में पदक हासिल किया। भारत के कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर एक नया इतिहास रचा। जून 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी को खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 19 सितंबर साल 1957 को अमेरिका ने नेवादा रेगिस्तान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नाम था रेनियर शॉट। यह अपनी तरह का पहला पूरी तरह से भूमिगत परमाणु परीक्षण था। पूर्ण भूमिगत परीक्षण का उद्देश्य था कि कोई भी परमाणु विखंडन उत्पाद वातावरण में नहीं रह पाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी के लिए एडीबी ने दी 2,800 करोड़ रुपए की मंजूरी। एम्स की तर्ज पर रिम्स के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को मिलेगा स्टाइपेंड। कल से शुरू हो रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों पर आज मुख्य सचिव करेंगी उच्च स्तरीय बैठक। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा।